अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। क्या हाल है बच्चों आपके? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? जी मैम, आप कैसी हैं? मैम आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। मेरा बेटा सबको लिंक रिसीव हो गया। अभी तक काफी कम बच्चों ने ज्वाइन किया है। मैम मुझे भी नहीं हुआ, आज भी नहीं खोले, जिन्होंने भी पुराने वाले लिंक खोले। अच्छा, ऐसा है कि आप में से जो बच्चे एक तो जो LMS पे एनरोल्ड नहीं है, ठीक है, आप लोगों ने आज LMS अपना ओपन करके यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग अपने ही सेक्शन में एनरोल्ड हैं, ठीक है। जैसे सेक्शन आप लोगों का है सेक्शन बी, ठीक है। आप लोग LMS के उसी पर्टिकुलर सेक्शन में एनरोल्ड होने चाहिए, ठीक है। एक तो आपने ये चेक करना है। उसके बाद इफ यू पीपल आर नॉट रिसीविंग द लिंक, तो आप लोगों ने मुझे ईमेल करनी है, ठीक है। LMS एनरोलमेंट मैंने सबकी कर दी हुई, लेकिन स्टिल ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि मतलब जो बाद में जिनके सेक्शन वगैरह चेंज हुए हैं, तो ठीक उसकी वजह से देयर कैन बी सम स्टूडेंट्स हु आर स्टिल नॉट एनरोल्ड। तो आप लोग वो जरूर चेक करके मुझे बता दो, क्योंकि आप लोगों की सारी असाइनमेंट्स वगैरह क्विज़ेस जो हैं वो आपके सब LMS पे होने हैं, ठीक है। तो जिनको ईमेल नहीं रिसीव हो रही और जिन जो LMS पे एनरोल्ड नहीं है, तो वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं मुझे आप लोगों ने मुझे आज ईमेल करनी है, ठीक है। और दूसरा, लास्ट प्रीवियस लेक्चर का आप लोगों ने देख ली थी रिकॉर्डिंग वगैरह? कोई प्रॉब्लम उसमें? मैम लेक्चर्स अपलोड नहीं किए आपने? क्या कह रहे हो? लेक्चर्स अपलोड नहीं की, स्लाइड्स।
बेटा LMS पे आप देखिए ना, वहाँ पे अपलोडेड है। मैम वहाँ पे लेक्चर 1 है, 2 3 नहीं है। बेटा वहाँ LMS पे मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप देखें तो सही जाके। आपने खोला है LMS? यस मैम, मैंने कल शाम को भी चेक किया, दोबारा आज भी आप किया। दोबारा तो चेक करें, LMS पे आपके लेक्चर 1 2 3 तीनों अपलोडेड हैं। 2-3 दिन पहले के मैंने कल की है कि पता नहीं परसों की है मैंने। आप एक दफा दोबारा चेक करो। ओके मैम, मैं चेक करती सेशन हूँ। जो 1 है उसमें लेक्चर 1 और 2 होगा, और सेशन 2 में आपका लेक्चर नंबर 3 अपलोडेड है। ठीक हो गया? सो हम आज का लेक्चर बेटा स्टार्ट करते हैं अब। मैम मैंने अभी हाँ, चेक किया तो शो नहीं हो रहे लेक्चर्स। आप कौन से सेक्शन में चेक कर रही हो, एक दफा वो मुझे बताओ। अपने ही सेक्शन में एनरोल्ड हो ना आप लोग, क्योंकि कुछ बच्चों जो है ना वो दूसरे सेक्शंस में एनरोल्ड हुए हैं। आप वो सेक्शन मैम बी में देख रहे हो? सेक्शन बी। यस मैम, सेक्शन बी में सिर्फ लेक्चर 1 मैम लेक्चर अपलोड है। मैम लर्निंग एक्टिविटीज में पढ़े हैं। में है लेक्चर 3। हाँ, लर्निंग एक्टिविटीज में ही है, सेशन 2 और सेशन 1 में। ठीक है, तो एनीवेज विल स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर नाउ। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका बेसिकली द आउटलाइन फॉर टुडे इज कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, the outline for today's lecture is conflict resolution, breaking a bad news, what are medical ethics, 4 pillars of medical ethics and relevance of ethics in the life of a doctor. All of you can hear me clearly? आवाज मेरी क्लियर आ रही है सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। हो गया। ठीक है, सो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इन वेरी सिंपल टर्म्स इट इज समथिंग या सम पॉइंट जहां पर टू पार्टीज दे आर नॉट ऑन द सेम ट्रैक विद ईच अदर। ठीक है, किसी भी बात पे इफ द टू पर्सन और टू इंडिविजुअल्स और टू ग्रुप्स ऑफ पीपल दे आर showing a conflict or are not agreeing to something, हम उसको कहते हैं it is a conflict। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? Because medical setup में या medical as a medical health professional, if you are in a conflict with one of your colleagues or if any of the paramedical staff, तो आपका जो conflict होता है it is ultimately going to be to negatively impact the patient। ठीक है, patient की life जो है वो danger में आ सकती है। ठीक है, उसके अलावा patients के साथ जो conflict हो सकता है उसको हमने किस तरह से resolve करना है, we are going to discuss that today। So it is a state where two forces oppose each other and they arise in the situation where individual and group find that they are not getting what they want. ठीक है, एक simple सी definition है। Now what can be the different causes of conflict? Causes may means है that the needs and wants are not being met. For example, the patient is dissatisfied with the food, bedding or facilities in the ward. ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच कॉमन कि आप किसी हॉस्पिटल में है, वहां पर इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ओवरऑल एम्बियंस, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्लीनलीनेस, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फूड दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू, और इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड के जो है पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो प्रॉपर टेक केयर नहीं कर रहा पेशेंट की। ठीक है, तो ये इस तरह की जो बातें होती हैं दे कैन लीड टू अ डिसएग्रीमेंट एंड इवेंचुअली दे कैन कॉज a negative vibe to be created in the hospital. Secondly, values are being tested. Female patient is reluctant to allow the male student to examine. ठीक है, this is something which is seen in very much especially in areas where lower middle class people belong most likely। ठीक है, कि वहां पर हर एक की बेसिकली कल्चरल वैल्यूज जो होती हैं वो डिफरेंट होती है। सम पीपल आर नॉट दैट मच कंजर्वेटिव एंड सम फीमेल्स दे आर नॉट दैट मच हेजिटेंट that but some are so much hesitant that they do not even want to present their history or don't want the clinical examination to take this in front of a
male doctor, or even some can say that if the students are present at some in a ward, or some internees are present, and they are not comfortable with them being present over there. Then next is perceptions are being questioned. For example, a confident student is not being given the chance by surgical trainee to give the incisions. ठीक है, perceptions are being questioned means that the student knows that he is very confident about himself, and he knows that academically he is also very good, and he can perform the surgical incision well, but still the trainee is not allowing him to do that. So because obviously the surgical trainee has his own limitations and the student has his own limitations, so eventually conflict can arise due to this. Secondly, assumptions are being made which can rise to a conflict. Minimal knowledge, family has inadequate knowledge on the indication of biopsy. ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉमन हमारी सोसाइटी में होता है कि डॉक्टर जो है, फॉर एग्जांपल पहले उसने डॉक्टर ने आपसे कहा कि जी आप इसको आप इस तरह ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल इफ द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स कि जी आप चेस्ट एक्सरे करवाएं, आई वांट टू नो द कंडीशन ऑफ द लंग्स, ठीक है, आपने चेस्ट एक्सरे करवा लिया. नाउ आफ्टर द चेस्ट एक्सरे बीइंग डन, द डॉक्टर सेज दैट आई थिंक a CT scan is going to give a much detailed condition of the lungs, so आप CT scan भी करवा लें. So if the person, if the knowledge, if the patient family or the patient himself does not have any knowledge about what is a CT scan या CT scan क्यों जरूरी हो, तो obviously they are going to think कि जी अभी एक्सरे करवाया था डॉक्टर ने, and now what is the need for another diagnostic test to be performed. So if the family has minimal knowledge about certain diagnostic tests, so it can cause a conflict with the doctor, and they can say that we don't want this test to be done. ठीक है, नेक्स्ट इज ये आपके आगे जितने भी अभी हमने पढ़ेंगे आपके पेशेंट और डॉक्टर के कॉन्फ्लिक्ट्स की हम बात करें. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट्स दैट मे अराइज इज between the different staff of the हॉस्पिटल सेटअप या क्लिनिकल सेटअप, जो भी कोई एक छोटा सेटअप हो या बड़ा सेटअप हो, उसमें डिफरेंट कॉलीग्स के बीच में जो हमारे पास डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज कर सकते हैं. ठीक है, उसमें हमारा आ जाता है एब्सेंटिज्म, हैरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एंड. ठीक है, अब एब्सेंटिज्म मीन्स दैट इफ one of the colleague is taking more than 4 to 5 days off a month. ठीक है, तो obviously on that particular days the workload is more on the staff who is showing up, so definitely that is going to rise, a conflict is going to rise that why he or she is taking so much days off, because our workload is increases and we need to work more hours than the normal time. ठीक है, other than that harassment is common. Discrimination which is like the favoritism जो की जाती है वो बहुत ज्यादा common है. Then relationship with colleagues, expectations are too high. For example, a patient might think that a course of chemotherapy should have completely cured the lymphoma, but ये नहीं हुआ अगर for example recurrence हो गई है. So this is something which you need to tell the patient before you start the treatment, that what are the chances of recovery, कितनी recovery होगी, कितनी देर में recovery होगी, recurrence के chances कितने ज़्यादा हैं. ये सब चीज़ें आपने patient को before the start of the treatment बहुत ज़्यादा detail में understand करवानी है, and you need to make sure कि patient को ये आपकी बात सारी समझ आ गई है, because at the end if the disease recurs or recurrence हो गई है या patient की recovery 100% नहीं हुई, then ultimately the patient is going to be on very bad terms with the doctor. Personality, race, gender and social class differences exist. तो ये सारी चीजें जो है conflict का cause बन सकती हैं. Now major is कि हमने conflict को resolve कैसे करना है. ठीक है, methods of conflict resolution. A formalized strategy to resolve the conflict is called as organized conflict management. The worst way to deal with the conflict is to postpone its रेजोल्यूशन. मीन कि आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, और आप यू कीप ऑन पोस्टपोनिंग इट for some time that we are going to deal with it later on, because if you know कि conflict हो गया, you need to resolve it immediately so that it cannot वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा worsen ना हो और उस चीज़ को आप जल्दी से overcome कर सकें.
So meet conflicts head on means that we should be prepared for any conflict to arise. सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि आपके माइंड में होना चाहिए कि conflict आ सकता है, this is something not very unusual. ठीक है, तो आप अपना माइंड उस चीज के लिए प्रिपेयर करें. एंड इफ यू सी कि a conflict has arisen, then you need to be attentive and alert and start to work on its resolution immediately. Set goals that lead to a win-win situation for both parties. ठीक है, जो भी आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट का, इट शुड बी इन फेवर ऑफ बोथ द पार्टीज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर दो नर्सेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर रहा है, ठीक है, तो आप जो भी रेजोल्यूशन या सोल्यूशन निकालें उसका वो आप दोनों नर्सेस के साथ जो है वो फेवर होनी चाहिए. ठीक है, बिकॉज इफ यू आर गिविंग अ बायस्ड रिजल्ट या बायस्ड सोल्यूशन देंगे तो अल्टीमेटली आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू मेक द एनवायरमेंट काम और उसको आप सही रखना चाहते हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट योर decision and your resolution is unbiased. Plan for resolving conflict through free communication. फ्री कम्युनिकेट करें आप दोनों पार्टीज के साथ, उनकी बात भी सुने और अपनी बात भी उसके साथ कन्वे करें. Be honest about concerns and reservations and verbalize them as soon as possible. ठीक है, whatever reservation or a concern you have related to anything, you need not to take it within yourself. You need to tell somebody about it so that अगर कोई conflict उस बारे में होता भी है तो you can resolve it. Agree to disagree, that is healthy disagreements lead to better decisions. ठीक है, this is also important कि you should learn how to disagree. अगर कोई आपके साथ disagree कर रहा है तो आप उस चीज को बहुत ज्यादा you should not take it personally. You should try to solve it. आप ये ना हो कि आप किसी और का conflict जो है उसको resolve करने में आपका अपना conflict जो है वो उस person के साथ develop हो जाए. Leave individual egos out of negotiation. Avoid pleasing one individual. Don't use exploitative or deceptive methods. If you are the one coordinating the dialogue, let the negotiating team create solutions. Discuss differences in values openly. The best method of dealing with conflict is preventing them. ठीक है, तो ये सारी ओवरऑल दीज आर वेरी वैसे बेसिक थिंग्स हैं कि आपने बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं होना, अनबायस्ड ओपिनियन देना है, अनबायस्ड आपका सोल्यूशन होना है, the solution that you give is in favor of all the parties and not in favor of only one person. ठीक है, दिस इज एन एक्रोनिम व्हिच इज बीइंग यूज्ड कि रिजॉल्व को आपने किस तरह से आर जो है इट मींस टू रीच आउट, कम टुगेदर विद द पर्सन यू आर हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट विद. जब तक आप उस पर्सन के साथ बात नहीं करेंगे कॉन्फ्लिक्ट आपका खत्म नहीं होगा. By E, it means engage in a conversation, remain calm, and make sure to talk one at a time. By S, it means to seek to solve the problem. Agree to come up with sensible solutions you both can accept. Open up, calmly communicate your side of the story to explain how you feel. Listen intently, listen to the other person so that you understand their point of view. Voice solutions, brainstorm solutions to resolve your conflicts together and end on a good note. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि कोई कंफ्यूजन, आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन. किसी का बेटा कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. No, ma'am. नो क्वेश्चंस? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ब्रेकिंग अ बैड न्यूज. ठीक है, बैड न्यूज ब्रेकिंग को हम लास्ट टाइम भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली कि उसके डिफरेंट सिनेरियोज क्या हो सकते हैं. सो एनी न्यूज दैट एडवर्सली अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स व्यू ऑफ हिज और अनबोर्न फ्यूचर इज कंसिडर्ड एज अ बैड न्यूज. ठीक है, अब इस सिचुएशन कोई भी हो सकती है. इसमें ये हो सकता है दैट मे बी यू आर टेलिंग अ पेशेंट दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम अ कार्सिनोमा और आपको कीमोथेरेपी की जरूरत है, या मे बी यू कैन टेल सम यू नीड टू टेल समबडी दैट आपका कैंसर या ट्यूमर जो है उसकी रिकरेंस हो गई है.
ठीक है, उसके बाद you can also tell the patient that for example that you are paralyzed for the rest of your life, you will not be able to walk again, yeah, you will not be able to bear a child again. So any bad news जो कि patient की life को adversely affect करे, उसको हम bad news कहते हैं. So there are different school of thoughts for breaking bad news. उसके लिए हमारे पास जो है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जिसमें इट इज रिकमेंडेड कि आपने किस तरह से जो है बैड न्यूज को ब्रेक करना होता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिनेरियोज दैट यू मे हैव. ठीक है, सो वी हैव 5 मॉडल्स. ठीक है, 5 मॉडल्स हैं बेसिकली विच आर फॉलोड कि हाउ what are the different steps that you need to follow before you break up बैड न्यूज टू अ पेशेंट. ठीक है, बिहेवियरल साइंसेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बेसिकली आपके एथिक्स के साथ ही डील कर रहा होता है, आपके बिहेवियर के साथ डील कर रहा होता है कि आपने पेशेंट के साथ किस तरह डील करना है. ठीक है, तो बैड न्यूज तो आपने पेशेंट को देनी ही देनी है, ऑब्वियसली आपने ट्रीटमेंट उसका करना है, बट हाउ टू डू इट कि पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ना जाए या पेशेंट जो है वो मोटिवेटेड रहे, उसके लिए वी हैव 5 मेजर मॉडल्स. The first model is the biopsychosocial model, which is mostly recommended. Then is the individualized disclosure model, full disclosure model, paternalistic disclosure model not recommended, and non-disclosure model which is also not recommended. One by one हम इन models को discuss करेंगे. ठीक है, सबसे पहले जी आ जाता है हमारे पास बायोसाइकोसोशल मॉडल. ठीक है, बायोसाइकोसोशल मॉडल अब बेसिकली ये आपका वही बीपीएस मॉडल है विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर. ठीक है, बीपीएस मॉडल में हमने ये देखा था कि आपकी जो भी डिजीज या आपकी जो भी इलनेस होती है उसके हमारे पास 3 मेजर रीजंस या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं और सोशल फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल आपने इन तीनों चीजों को कंसिडरेशन में रख के पेशेंट को बैड न्यूज जो है वो बतानी होती है. सो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स फॉर ब्रेकिंग द बैड न्यूज. स्टेप 1 इज सीटिंग एंड सेटिंग, दैट इज द एनवायरनमेंट. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंट को एक एक्सक्लूसिव एनवायरनमेंट में लेकर जाएं. ठीक है, अगर आप एक पेशेंट को फॉर एग्जांपल एक आईसीयू है, वहां पे 15 बेड्स लगे हुए हैं और आपने पेशेंट को या पेशेंट के फॉर एग्जांपल अटेंडेंट को आपने बैड न्यूज ब्रेक करनी है, तो आप पेशेंट को वहीं वार्ड में विद लॉट ऑफ पीपल यू आर नॉट सपोज टू टेल इट, यू आर सपोज टू आस्क द पेशेंट टू कम आउटसाइड, और एक एक्सक्लूसिव एनवायरनमेंट में आप प्राइवेटली थोड़ा सा पेशेंट को जो है वो लेकर जाएंगे, बिकॉज यू डोंट नो कि हाउ इज द पेशेंट गोइंग टू रिएक्ट एंड यू डोंट वांट टू क्रिएट अ सीन, और आप उस चीज को जो है थोड़ा सा प्राइवेट रखना चाहते हैं विद द रेस्ट ऑफ द patients. Involvement of significant other like family to give them support. For example, अगर patient hospitalized नहीं है, वैसे ही आपके पास कंसल्टेशन करने आया, तो आप पेशेंट के किसी कोई और फैमिली मेंबर जो जिससे वो क्लोज हो उसको भी साथ जो है अपने इन्वॉल्व रखेंगे. Comfortable sitting at an arm's length and it should not be intimidating. Be attentive and calm. If patient cries, shift your gaze, and listening mode में silence and repetition of words. Availability. If you have next appointment, give your patients indications for time constraints. ठीक है, तो ये बेसिकली सारा जो स्टेप है वो बेसिकली पेशेंट को कंफर्टेबल करने के लिए, पेशेंट प्राइवेटली आपके साथ बैठा हुआ हो, ठीक है, एक कंफर्टेबल एरिया में बैठा हुआ हो और आप उसकी बात जो है वो गौर से सुने, एंड यू शुड बी रिपीटिंग योर वर्ड्स सो दैट एक पेशेंट जो है वो आपके साथ कंफर्टेबली फील करे. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है वो आ जाता है जी patient perception. So before you are telling the patient about the bad news, you need to ask the patient
what does he perceive about his medical condition. आप पेशेंट से पूछेंगे कि what do you think about कि आप are you recovering या how do you feel about yourself, you think that yesterday you were feeling better or today you are much better, because this is how you're going to perceive that is the patient very positive about his medical condition or he's very negative about his medical condition. ठीक है, if the person is positive, ठीक है, अगर तो person positive है, then obviously it will be very difficult for you to break the bad news to the patient और आपको patient की ज़्यादा counseling करनी पड़ेगी. But if the patient is already very negative, then obviously breaking the bad news will be much easier as compared to being positive. But still you need to break it in such a way that patient का मोराल बहुत ज़्यादा मजीद डाउन ना हो जाए और patient मोटिवेटेड और इंकरेज्ड ही रहे. ठीक है, तो पेशेंट परसेप्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर पेशेंट पॉजिटिव है तो आपको उसके लिए बैड न्यूज ब्रेक करना मुश्किल है एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसकी ज्यादा काउंसलिंग करें, ज्यादा मोटिवेट करें उसको. और अगर पेशेंट नेगेटिव है अपनी कंडीशन को लेके, ही थिंक्स कि अब उससे सही नहीं होना या यू नो या वट एवर द पेशेंट फील्स कि वो उसकी लाइफ जो है वो हेल्दी लाइफ की तरफ नहीं जाएगी, तो मीन्स के पेशेंट बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड है रिलेटेड टू हिज कंडीशन. तो आप पेशेंट को एम्पैथी के साथ मोटिवेट भी करेंगे और उसके साथ उसको बैड न्यूज जो है वो जो भी वट एवर द बैड न्यूज इज यू आर गोइंग टू टेल द पेशेंट. So next is invitation. So most of the patients would like to know all the details of their illness, but still you should ask that how much information you would like me to give you regarding the diagnosis, because we don't know कौन सा patient जो है वो किस तरह का psychologically कितना जो है strong है, mentally कितना ज़्यादा strong है. कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे कि आप मुझे मत बताएं, आप मेरे बड़े भाई को बता दें या मेरे फादर को बता दें, आई थिंक आई एम नॉट बी एबल टू हियर व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. तो आप पेशेंट के किसी सिग्निफिकेंट अदर को ये बात बता दें एंड देन द सिग्निफिकेंट अदर इज देन गोइंग टू ब्रेक इट टू द पेशेंट हिमसेल्फ. So you need to ask the patient, because if the patient is very emotionally or mentally weak है, तो maybe he or she is not would not like you to give all the details about his illness. Next is knowledge. Before you break the bad news to the patient, give the patient a warning or some sort to help him prepare for himself. For example, unfortunately, I have a bad news to tell you, or I'm sorry, I have to tell you. ठीक है कि आपने पेशेंट को एक वार्निंग देनी है ताकि वो प्रिपेयर हो सके फॉर एनीथिंग जो कि which is not which is not in favor of the patient. ठीक है, अभी तक किसी का बेटा कोई क्वेश्चन है? Any question up till now? नो मैम. क्या आगे No, बढ़ते जाए? no ma'am. ठीक हो गया. नेक्स्ट स्टेप जो है आपका वो है एम्पैथी. आपने पेशेंट के साथ एम्पैथी शो करनी है. सिंपैथी और एम्पैथी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. एम्पैथी में बेसिकली यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू द पेशेंट इन अ वे कि पेशेंट को फील हो कि डॉक्टर जो है वो मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हुए मेरा ट्रीटमेंट प्लान कर रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप बस पेशेंट को कहें कि नहीं जी यही ट्रीटमेंट और यही आपने है करना, सब पेशेंट्स करवाते हैं, आपको पहले पेशेंट नहीं है, आप इस तरह से जो है डोंट रिएक्ट इन सच अ वे, तो ऑब्वियसली पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड होगा. तो आपने इस तरह से नहीं करना, बिकॉज यू नीड टू रियलाइज कि मे बी दिस इज फॉर यू दिस इज समथिंग विच इज एक आपके लिए तो एक मे बी रूटीन की चीज हो या नॉर्मल चीज हो, बट फॉर द पेशेंट इट इज समथिंग न्यू एंड इट कैन बी बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट में हो सकता है पेशेंट ड्यू टू एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दैट ही और शी इज फॉलोइंग. तो आपने पेशेंट को डेफिनेटली उसके साथ एम्पैथी शो करनी है एंड यू नीड टू अगर आप खुद नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली आप हर पेशेंट को इतना टाइम नहीं लगा सकते, अगर आप एम्पैथी खुद नहीं शो कर सकते तो आप पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं या जो उसके केयर गिवर्स हैं, आप उनके साथ इस चीज को शेयर करें, दैट वो पेशेंट के साथ एम्पैथी डेली बेसिस पे शेयर शो करे, सो दैट पेशेंट इज मोटिवेटेड. नेक्स्ट इज समराइज. Before and regular recapitulate the information in a short summary. So आप summarize करें और ताकि पेशेंट का अगर फर्दर कोई क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू हिज डिजीज या ट्रीटमेंट तो वो उस चीज को आपसे पूछ ले, और अगर हो सकता है पेशेंट ने कोई चीज मिसअंडरस्टूड की हो तो वो भी इसकी क्लियर हो सकती है. Step 7 is plan of action. Plan of action में you and your patient should go away with the clear plan for the next step. ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन आप तब बताएंगे जब यू नो कि पेशेंट जो है वो
बिल्कुल स्टेबल है और उसने आपकी बात को अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। आपने पेशेंट को बैड न्यूज दी है कि जी आपको कार्सिनोमा हो गया और पेशेंट रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, चुप ही नहीं कर रहा, तो आप उसको प्लान ऑफ एक्शन उस टाइम पे नहीं बता सकते, बिकॉज आप अपनी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पेशेंट इमोशनली उस टाइम इतना ज्यादा वर्स कंडीशन में है कि उसको आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो उसके लिए वो इतनी उस टाइम सिग्निफिकेंस नहीं रखेगा, उसको उस चीज की समझ नहीं आएगी। तो प्लान ऑफ एक्शन यू आर सपोज टू टेल द पेशेंट व्हेन यू नो कि पेशेंट जो है वो एक एक अब काम सिचुएशन में आ गया और वो ही और शी इज इन अ सिचुएशन कि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द बीपीएस मॉडल विच इज द सबसे ज्यादा लेंथी जो है मॉडल यही होता है, बाकी जो है वो सिर्फ बहुत ज्यादा शॉर्ट मॉडल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअलाइज्ड डिस्क्लोजर मॉडल, ठीक है। इंडिविजुअलाइज्ड डिस्क्लोजर मॉडल की अकॉर्डिंगली द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द रेट ऑफ इट्स डिस्क्लोजर are tailored to the desires of the individual patient by doctor patient रिलेशनशिप, ठीक है। आप अकॉर्डिंग टू द पेशेंट डिमांड या पेशेंट की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली आप पेशेंट को जो है बात कन्वे करते हैं। Disadvantages is that it is very time consuming, it requires skills and drains the caregiver's emotional resources. Advantages is that this is done according to the patient's need and a supportive relationship between the doctor and the patient is developed, ठीक है। तो इसका यही है बेसिकली कि इफ यू थिंक कि पेशेंट बहुत ज्यादा इमोशनली वीक है तो आप ज्यादा टाइम लगा के ज्यादा बेहतर तरीके से बहुत ज्यादा शुगर कोटिंग करके आप पेशेंट को बात बताएंगे, और अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट ऑलरेडी मेडिकल प्रोफेशनल से ही बिलोंग करता है, वो सारी चीजों को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करता है, तो आप उसको बैड न्यूज डिस्क्लोज करते हुए इतना ज्यादा उस पर वो आप नहीं करेंगे कि उसको वार्निंग दें और ये सब कुछ करें, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द पेशेंट आपने रेट ऑफ डिस्क्लोजर जो है वो डिफाइन करना होता है, ठीक है। बट फॉर दिस मॉडल टू बी इम्प्लीमेंटेड यू नीड टू मेक श्योर कि आप पेशेंट को थोड़ा बहुत आप उसकी पर्सनैलिटी और हर चीज से जो है आपको नो हाउ होनी चाहिए। इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद द पेशेंट तो फिर आप इस मॉडल को जो है अडॉप्ट नहीं कर सकते। Next is the full disclosure model. Full disclosure model में basically आपने you are supposed to give full information to every patient as soon as it is known, because you think that the patient has the right to know everything about it. ठीक है, आपने full disclose कर देनी है, हर चीज patient को बता देनी है, whether पेशेंट मेंटली स्टेबल है या नहीं है, मतलब ये कि आपने पेशेंट की पर्सनालिटी को या पेशेंट की फीलिंग्स को इतना ज्यादा आप वो नहीं रखते, ये आपका ये होता है कि पेशेंट का राइट है कि उसको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे बीपीएस मॉडल में भी हम पेशेंट को सारा कुछ डिस्क्लोज करते हैं, बट उसके साथ साथ हम एनवायरनमेंट और सीटिंग और सेटिंग उस चीज को भी बहुत ज्यादा वो करते हैं, पेशेंट को पहले वार्निंग देते हैं और पेशेंट से पहले उसकी नॉलेज असेस करते हैं कि उसको कितना पता है। लेकिन फुल डिस्क्लोजर मॉडल में ये सब हम नहीं कर रहे होते, हम जस्ट पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं एज सून एज इट इज नोन, ठीक है। इसमें एडवांटेजेस ये हो सकते हैं, प्रमोशन ऑफ डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट, फैमिली सपोर्ट एंड अलाउइंग टाइम टू पुट अफेयर्स इन ऑर्डर, helping those who cope by finding out the maximum information. Disadvantages is the information can frighten the patient and confuse the patient in डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो इसमें यही है कि आपने फॉरन से जैसे पेशेंट को सारी इंफॉर्मेशन उसके साथ कन्वे कर दिया, तो इसमें ऑब्वियसली तो कुछ ऐसे पेशेंट्स होंगे विच आर गोइंग टू फील के डॉक्टर उनका डॉक्टर के साथ ट्रस्ट का रिलेशनशिप ज्यादा बेहतर हो जाएगा, एंड जो नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग होगी उसमें जो है ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू जंप टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज द डिसीजन मेकिंग। लेकिन ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं कि आप कुछ पेशेंट्स जो मेंटली इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते, स्ट्रांग नहीं होते, they can become frightened and for them the decision making can become very much difficult, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल दैट वी हैव इज द पैटर्नलिस्टिक डिस्क्लोजर मॉडल, ठीक है। पैटर्नलिस्टिक डिस्क्लोजर मॉडल में बेसिकली जो डॉक्टर होता है वो अपने आप को एक पैटर्नल फिगर के तौर पर अज्यूम कर रहा होता है, वो जो पेशेंट होता है उसको अपने loved one की तरह ट्रीट कर रहा होता है, and the model implies that the information about the patient's disease is the right of a doctor and he delivers the information in a sugar coating manner to minimize the pain and distress of the patient, and it also involves the expression of sympathy, ठीक है। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है, बेसिकली मतलब ये है कि आपने पेशेंट को
बैड न्यूज ब्रेक की बट शुगर कोटेड मैनर में। इवन इफ यू नो कि पेशेंट सारी जिंदगी के लिए पैरालाइज ही रहेगा, उसके चांसेस पैरालिसिस से बाहर आने के बहुत मिनिमल हैं, बट स्टिल आप पेशेंट को कहेंगे कि the other day there was some individual and he was paralyzed for this and this time but he eventually recovered। ठीक है, तो शुगर कोटेड मैनर में आप पेशेंट को जब बात बताएंगे, कोई बैड न्यूज ब्रेक करें, तो इट मीन्स कि आप पैटर्निस्टिक मॉडल को जो है उसको फॉलो करें, because you are understanding the pain and distress of the patient and you want the pain to be minimized। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका जी आ जाता है नॉन डिस्क्लोजर मॉडल। सबसे लास्ट में आपका नॉन डिस्क्लोजर मॉडल है। इसमें बेसिकली it is based on the view that under no circumstances the patients should be informed that they have a lethal disease and that deception should be used when necessary। assumption ये होती है that it is appropriate for a doctor to decide what is best for the patient। नॉन डिस्क्लोजर मॉडल which is not recommended at all, ठीक है, ऑब्सोल्यूट हो चुका है। इसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को चाहे जितनी भी सिवियर बीमारी हो, पेशेंट को आपने नहीं बताना होता। ठीक है, आप बस उसका ट्रीटमेंट खुद करें और आपको यू फील कि डॉक्टर को ही सबसे बेस्ट ऑब्वियसली डिसीजन पता है, सोल्यूशन पता है, तो पेशेंट को या उसके अटेंडेंट्स को परेशान करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑब्सोल्यूट बिकॉज इन नाउ आजकल के टाइम में एवरीवन इज अवेयर, बहुत ठीक है, हर एक को बहुत ज्यादा अवेयरनेस है हर चीज के बारे में। तो अगर किसी पेशेंट को कोई लीथल डिजीज है और आप उसको ट्रीटमेंट प्लान दे रहे हैं, तो मे बी दैट पर्सन वुड लाइक टू हैव अ सेकंड ओपिनियन फ्रॉम अनदर डॉक्टर। ठीक है, तो आप इस चीज को बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते कि आप पेशेंट को बताएं ना। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट रिकमेंडेड और इसको फॉलो नहीं किया जाता। पहले वक्तों में जब गांव देहातों वगैरह में मे बी इस चीज को अभी भी फॉलो करते हो कि पेशेंट को चाहे जितनी मर्जी जैसी भी बीमारी हो बताते ना हो और खुद ही से बस उसका इलाज करने की कोशिश करते हो, बट दिस इज समथिंग विच इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। ठीक है, एडवांटेजेस इसके हैं। इट इज जी बेटा। मैम हाँ मतलब जी। तो फिर आपका रिकवर रेट बहुत ज्यादा स्लो हो जाता होगा पेशेंट का, क्योंकि आप एक बंदे को मोटिवेट ही नहीं कर रहे। जब वो बंदा मोटिवेट ही नहीं है और उसको पता ही नहीं है कि मैं फाइट किस चीज से कर रही है मेरी बॉडी, तो वो तो रिकवरी रेट तो एग्जैक्टली ठीक है, उसमें 20 यही to होता है ना 30% जैसे, डाउन आ जाता है। हाँ डाउन आ जाता है। और उसमें ये भी होता है ना कि आप मतलब यूजुअली ये होता है कि आपने पेशेंट को बताया ही नहीं तो उसको कोई लीथल डिजीज है। ठीक है, आपने पेशेंट को जैसे डायग्नोसिस उसका फॉर एग्जांपल आया है कि जी उसका जो है हार्ट फेलियर है, फॉर एग्जांपल ये डायग्नोसिस है। ठीक है, आपने पेशेंट को नहीं बताया कि हार्ट फेलियर है और आपने उसको नहीं बताया कि आपका जो टाइम है मे बी फॉर लाइफ इट इज वेरी मिनिमल। आपने सिर्फ उसको ये कहा है कि हाँ आपके ब्लॉकेज था, उसको हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मेडिकेशन से हम उसको करने की कोशिश करें। बट अगेन दिस इज समथिंग जो कि पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। ठीक है, अगर तो पेशेंट इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई मुझे यही प्रॉब्लम होगा, मे बी ब्लॉकेज है और डॉक्टर्स सही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मे बी पेशेंट जो है वो उस चीज को ओवरकम कर ले। बट जो एक लीथल डिजीज, आपने बेसिकली यहाँ पर जो चीज इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने पेशेंट का राइट पूरा नहीं किया। पेशेंट या उसके अटेंडेंट्स को पूरा राइट है कि आप उसकी डिजीज के बारे में उसको सारी इंफॉर्मेशन दें। ठीक है, आपने बेसिकली आप अगर एथिक्स को हम स्टडी करें या राइट्स को पेशेंट को स्टडी करें, तो पेशेंट का राइट है कि वो अपनी डिजीज के बारे में हर चीज को, बिकॉज ऑब्वियसली एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आप पेशेंट के लिए एक अच्छा डिसीजन ही लेंगे और आप पेशेंट से ज्यादा आपको नॉलेज होगी, बट स्टिल आप जिस बॉडी को ट्रीट करें वो पेशेंट की बॉडी है। तो आपका ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको ये चीज बताएं कि आपको क्या डिजीज है, किस तरह से हम उसका फॉलो अप करेंगे और ये सारा कुछ बताएंगे। तो अगर आप पेशेंट का राइट उसको नहीं दे रहे, तो ये चीज जो आप कह रहे हो ना कि मोटिवेशन नहीं दे रहे, तो 20 to 30% ये पेशेंट टू पेशेंट वैरी करती है। ठीक है, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको आप ना भी मोटिवेट करो तो उनकी माशाल्लाह अपनी ही विल पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी कंडीशन इतनी वर्स नहीं होती लेकिन वो छोटी थोड़ी सी बीमारी से भी बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं बिकॉज उनकी अपनी विल पावर नहीं होती। तो ये चीज हम कुछ सेट नहीं कह सकते कि हर पेशेंट को मोटिवेट करना जरूरी होता है और अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं करोगे तो उसके रिकवरी के चांसेस कम हो जाएंगे। दैट इज नॉट द केस। ये चीज डिफरेंट पेशेंट, बिकॉज हर एक की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, हर एक की विल पावर डिफरेंट है, हर एक का मेंटल स्टेटस डिफरेंट है। तो अगर कोई पेशेंट जो है वो इस चीज से नहीं हो रहा, उसकी विल पावर अपनी ही इतनी स्ट्रांग है, तो मे बी वो उस चीज से रिकवर कर जाए। बट मेजर बात ये कि यहाँ पर आपने पेशेंट को उसका राइट नहीं दिया, आपने पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में
प्रॉपर नहीं बताया। या जैसे फॉर एग्जांपल एक मदर है, ठीक है, और उसका बेटा उसको हॉस्पिटल में लेके आ रहा है, और मदर ऑब्वियसली शी इज नॉट दैट मच एजुकेटेड, बट सन जो है वो एजुकेटेड है, वो डॉक्टर की हर चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो डॉक्टर ने बेटे को तो बता दिया, ठीक है, अब डॉक्टर आगे जो है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सन कि वो अपनी माँ को बताए या ना बताए, बिकॉज ऑब्वियसली वो अपनी मदर को ज्यादा बेहतर तौर पर जानता है, वो बेहतर तौर पर उसको पता होगा कि क्या चीज जो है शी कैन बेयर, और वो उस चीज उसके लिए पॉजिटिव हो सकती है। ठीक हो गया? सो जी एडवांटेजेस मैम। के यही है कि ऑब्वियसली इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग है कि आप पेशेंट को बता ही नहीं रहे इतना कि आपको इतनी लीथल बीमारी है, तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग तो उसमें कम होगी। इट सूट्स फॉर द पेशेंट्स हु डू नॉट वांट टू नो अबाउट देयर कंडीशन, ठीक है, ऐसे भी कुछ पेशेंट्स होते हैं, अब के जमाने में ऐसे पेशेंट्स बहुत कम होते हैं, बट स्टिल दे आर सम पेशेंट्स जो कि कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें हमसे कुछ ना पूछे, जो डिसीजन आपको बेहतर लगता है वो आपने करना है। ठीक है, हमारे कंट्रीज में तो ये चीज अभी भी कुछ हॉस्पिटल्स में रूरल एरियाज में होती है, बट बाहर के कंट्रीज में तो ऐसा नहीं है, बिकॉज अगर कोई डॉक्टर से कोई भी मिस्टेक हो जाए तो अल्टीमेटली डॉक्टर को सू कर दिया जाता है कि आपने पेशेंट से कंसेंट नहीं लिया था। वहां पर कंसेंट इज समथिंग जिसको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज में। हमारे यहाँ इस चीज को इतना ज्यादा अभी जो है वो लाइसेंस्ड या लीगल नहीं किया गया कि कंसेंट लेना ही लेना है। हाँ, कोई डॉक्टर ले ले तो वो उसकी अच्छी बात है कि वो कंसेंट लेता है, लेकिन अगर वो नहीं लेता तो उसके लिए कोई ऐसा लॉ नहीं है कि आप उसको कुछ करो। Disadvantages: the denial of opportunity to adjust, the trust in doctor is undermined, opportunities for the helpful interventions are lost, the patient may acquire wrong information that can lead to avoidance and isolation, and chances are that the patient loses self control। ठीक है, जो आप बात कर रहे थे कि पेशेंट को जब बाद में कोई पता लग जाता है कि जी अब नाउ आई एम ऑन माय डेथ बेड, तो मे बी पेशेंट जो है वो अपने उसमें ना रहे कि दिस वाज समथिंग जो कि मुझे पहले बात पता होनी चाहिए थी। तो ये जो आपका नॉन डिस्क्लोजर मॉडल है इट इज एक्चुअली ऑब्सलीट नाउ, ठीक है, इसको आप कोई भी फॉलो अप नहीं करता। पेशेंट एक बिल्कुल लावारिस पेशेंट भी होगा ना आपके पास हॉस्पिटल में, तो उसको भी आपने उसकी कंडीशन के बारे में सारा कुछ बताना होता है, बिकॉज इट इज द राइट ऑफ द पेशेंट कि आप उसको जो है वो बात कन्वे करो। ठीक हो गया? दीज आर सम कॉमन रिएक्शंस ऑफ द पेशेंट्स आफ्टर ब्रेकिंग एंड बैड न्यूज चैप्टर। ठीक है, बेसिकली ये स्टेजेस ऑफ ग्रीफ होते हैं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ ग्रीफ को हम आगे डिटेल में भी स्टडी करेंगे, अभी आप जस्ट इनके नाम देख लें। D is for denial, ठीक है, then A is for anger, B bargaining, B depression and A is acceptance। ठीक है, इसकी ज्यादा डिटेल हम आगे के लेक्चर्स में वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्पैथी। क्या होती है एम्पैथी? एम्पैथी का नाम यहाँ पे इसलिए आया बिकॉज एम्पैथी जो है इट इज द मेजर नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में आप पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हो, आप पेशेंट को फॉर एग्जांपल सर्जिकल ट्रीटमेंट दे रहे हो, जो भी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपके पास बेस्ट बिलोंग होगा वो आप पेशेंट को दे रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन की बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस होती है इन सर्टन पेशेंट्स या इन पेशेंट्स जो कि बेसिकली आप कहें कि अपनी डेथ बेड पर होते हैं मोस्ट लाइकली, कि आप उनको जो है बिकॉज जो पेशेंट डेथ बेड पर होता है उसके लिए कोई भी चीज काम कर सकती है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि कोई भी जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो वो पेशेंट के लिए मे बी उसके लिए एक मिरेकल का जो है वो पार्ट प्ले करे। तो एम्पैथी अगर आप पेशेंट के साथ शो करो कि यू नो आप पेशेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसकी बात को सुन रहे हो, और आप उसको ये फील कराओ दैट यू केयर अबाउट हिज और हर फीलिंग्स एंड एनकरेज देम टू टॉक, तो मे बी इससे जो है पेशेंट की थोड़ी बहुत रिकवरी हो। लेकिन अगर आपको पता भी है कि रिकवरी के चांसेस बहुत मिनिमल है, देन स्टिल आपने पेशेंट के साथ एम्पैथी शो करनी है, बिकॉज ये एक ह्यूमैनिटी आप कह लें या जो भी आप एक राइट ऑफ अ डॉक्टर हो, डॉक्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेशेंट को बुरा फील ना कराए, वेदर इफ द डॉक्टर नोज कि पेशेंट के पास 1 या 2 दिन है या कुछ घंटे ही है, बट स्टिल आपने पेशेंट के सामने जो है ये बात नहीं करनी कि जी आपके पास भी 4-5 घंटे रह गए इसके बाद ये नॉट गोइंग टू बी हियर, या आप इवन इस तरह के वर्ड्स जो हैं आप पेशेंट की इमीडिएट फैमिली के साथ भी नहीं कर सकते। आपने एम्पैथी के साथ लेकर चलना है
बिकॉज एवरी पेशेंट इज नॉट दैट मच मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग कि वो इस चीज को फौरन से, जहाँ उसके बाप ने फॉर एग्जाम्पल 2 दिन बाद जाना था, आप उसको पहले ही बता दें कि जी 2-3 दिन है बस, तो वो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिस्ट्रेसिंग कंडीशन। बताना है आपने बट इन अ वेरी इन सच अ मैनर दैट पेशेंट को ये लगे कि ये डॉक्टर के लिए एक रूटीन की बात नहीं, डॉक्टर एम्पैथेटिक होकर आपके साथ इस चीज को जो है कन्वे कर रहा है। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। व्हाट डू यू थिंक कि ये भी कर लें? इसमें काफी है इतना। चलिए बाकी ना हम ये नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। दूसरे को भी आई थिंक मैंने इतना ही पढ़ाया था। ठीक हो गया? किसी का बेटा कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। मैम ये जो हमने 5 मॉडल्स पढ़े हैं, इसमें से हमने पेशेंट के अकॉर्डिंग मॉडल फॉलो करना होता है। बेसिकली तो बेटा जो बीपीएस मॉडल है ना वो रिकमेंडेड होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअलाइज्ड डिस्क्लोजर भी रिकमेंड, मतलब रिकमेंडेड ऑलमोस्ट सारे एक्सेप्ट फॉर द नॉन डिस्क्लोजर मॉडल। लेकिन जो उसमें से बेस्ट है वो आपका बीपीएस बायोसाइकोसोशल मॉडल है। जी ठीक है। ठीक हो गया बच्चों? तो चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम क्लास में मिलते हैं। एंड प्लीज आप लोग जो बच्चे बेटा एलएमएस पे एनरोल नहीं है वो मुझे प्लीज आज ईमेल करें, ठीक है? लाजमी आप लोगों ने अभी चेक करके मुझे ईमेल करनी। जी जी मैम हाँ हमारा जी, कोई 25 को है ना क्या चीज? क्विज? क्विज बेटा आप लोगों का जो होगा, अभी मैंने उसकी डेट फाइनल नहीं की, लेकिन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक प्लेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून में होगा आपका क्विज। चलो मैम ठीक है। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूंगी उसका सिलेबस और जो होगा, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका इंशाल्लाह क्विज होगा। ओके ओके मैम। ठीक है, चलें, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। मैम इसमें जी वो मैं लगा दूंगी बेटा आप लोगों की। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।